हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसईसी द्वारा एनसीईआरटी आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कहता है ब्राज़ील के पठार में जो पाया जाने वाला जो घास का मैदान है, इसे क्या कहते हैं? इसे कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कंपोस्ट कहा जाता है। व्याख्या करता है ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है ना। कहता है कंपोस्ट का जो घास का मैदान है, इसे सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है ना। कहता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन होगा? ब्राज़ील हो जाएगा। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड जो घास का मैदान है, ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण आपका अफ्रीका में पाया जाता है। यह खुले घास वाले या छोटी झाड़ियों से ढके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छितरे हुए वृक्ष घास वाले घास मैदान को क्या बोलते हैं? कहता है छितरे हुए वृक्ष वाले घास मैदान को क्या कहते हैं? तो छितरे हुए वृक्ष वाले घास मैदान को क्या कहते हैं? इसे सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। व्याख्या करता है छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। यह एक प्रकार का घास भूमि है। सवाना क्या है? तो एक बात है, घास की भूमि है जहाँ पर घास के साथ साथ छितरे हुए रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना सूखा और आर्द्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। सवाना जो घास आपका स्थल है, ये आपका सूखा और आर्द्र दोनों प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है। सवाना के जीव जंतु क्षेत्रीय जीवों से उनकी व्युत्पत्ति को दर्शाते हैं, इसलिए क्षेत्र के बीच प्रजाति विभिन्नता पाया जाता है। नेक्स्ट है, पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पूछताछ जो है घास का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ ये कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में पाया जाता है। कहता है पूछताछ घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। यह हंगरी के पूर्वी में तीस्टा नदी के आसपास, साथ ही देश के पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रिया के वर्गेनलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है सबसे पुराना आपका जो है वो पर्वत श्रृंखला कौन होगा? तो ब्राज़ील माउंटेन हो जाएगा ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है वो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन होगा? तो ब्राज़ील माउंटेन हो जाएगा। व्याख्या कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे पुराने पर्वतों में ब्राज़ील माउंटेन शामिल है। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिनकी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। इन उच्च भूमियों में सेरा डू मार और सेरा डा मर्टिकेरा जैसी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं जो करोड़ों वर्ष पहले बनी थी और महाद्वीप के सबसे पुराने भूभाग में है। आगे कहता है कि आपका पैकारिमा और टुरमुक हुमुक पर्वत भी गयाना सील्ड के हिस्से में बहुत प्राचीन है, परंतु ब्राज़ीलियन हाउसलैंड का एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं जिसे अक्सर महाद्वीप प्राचीन भूवैज्ञानिक नींव के रूप में उदित किया जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला तुलनात्मक रूप से बहुत क्या है? नवीन है। नेक्स्ट, एशिया माइनर के भूमध्यरेखीय तट के किनारे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एशिया माइनर के जो है भूमध्यसागरीय तट के किनारे कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा? तो आपका वृषभ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो वृषभ हो जाएगा। व्याख्या करता है वृषभ पर्वत, इसे टॉरिक कहा गया है, टॉरस बोला गया है। दक्षिण तुर्की में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह भूमध्यसागरीय तट के समानांतर फैली है और पश्चिम में एग्रीडीर झील के से लेकर पूर्व में यूफ्रेटस नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? माउंट सिन्हा जो कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है ना। माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। व्याख्या कि माउंट सिन्हा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित एक क्या है? पर्वत चोटी है। यह अंटार्कटिका के गेरी वर्ल्ड लैंड क्षेत्र में मैकडोनाल्ड उच्च भूमि के एरिक्सन बल्फ्स के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। माउंट सिन्हा की ऊंचाई लगभग 990 मीटर है। कितना है? तो 990 मीटर है। इसका नाम भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अखोरी सिन्हा के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान रखा गया है? तो भारतीय अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे अखोरी सिन्हा, इन्हीं के सम्मान इस पर्वत का नाम जो है आपका माउंट सिन्हा रखा गया है। नेक्स्ट है, मूला मस्कत और बोलन क्या है? कहता है मूला मस्कत अब बोलन ना। बोलन क्या है? तो मूला मस्कत अब बोलन ये पर्वतीय दर्रा हो जाएगा। बोल कहता है मूला मस्कत अब बोलन क्या है? तो पर्वतीय दर्रा है। व्याख्या है कि आपका मूला मस्कत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। ये तीनों प्राकृतिक दर्रे
पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। मूला दर्रा बलूचिस्तान में, मूला दर्रा कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। मस्कत दर्रा खैबर ना मक्सा में, और बोलन दर्रा जो है बलूचिस्तान में स्थित है। पर्वतीय दर्रे पर्वतों के बीच प्राकृतिक रूप से बने सक्रिय मार्ग होते हैं ना। पर्वतीय दर्रे क्या होते हैं? तो पर्वतों के बीच बने हुए प्राकृतिक क्या होते हैं? सक्रिय मार्ग होते हैं, जो दो पहाड़ों को पार करने का रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? जागरोस पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है? तो जागरोस कहाँ हो जाएगा? तो ईरान में हो जाएगा ना। जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है। व्याख्या कि जागरोस पर्वत ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम हो जाएगा? तो जागरोस हो जाएगा। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमोत्तर ईरान से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है और हार्मो जल संधि में समाप्त होती है। यह पर्वत श्रृंखला ईरान के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ ना? कहता एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वो आपका कहाँ है? तो आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है ना। एंडीज पर्वत का विस्तार है किधर से किधर हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी तट में स्थित है। व्याख्या कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के साथ साथ फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला वेनेजुएला से शुरू होकर कहाँ शुरू होता है? तो वेनेजुएला से शुरू होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी एंडीज जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर में फैला हुआ है। मध्य एंडीज जो पेरू, बोलिविया में फैला हुआ है। और दक्षिणी एंडीज जो चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। इस प्रकार एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर के साथ साथ फैला हुआ है। नेक्स्ट है, बलोक पर्वत का उदाहरण है। कहता निम्नलिखित में से कौन जो है बलोक पर्वत का उदाहरण है? तो बलेग फॉरेस्ट ना। कहता जर्मनी का जो बलेग फॉरेस्ट है ये क्या आपका है? तो बलोक पर्वत का उदाहरण है। कहता बलोक पर्वत का उदाहरण बलेग फॉरेस्ट पर्वत है, जो जर्मनी के बाडेन वुर्टमबर्ग राज्य में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भ्रंशवत पर्वत की श्रेणी में आती है, जो ऊर्ध्वाधर दरारों और भ्रंशों के कारण बनी हुई होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी न फील्डबर्ग है। कहता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत चोटी के सबसे जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? उसका नाम होगा फील्डबर्ग हो जाएगा ना, फील्डबर्ग हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1493 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तारिन बेसिन जो है किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुनलुन और तियान सेन के बीच। तारिन बेसिन जो है ये किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है? तो कुनलुन और तियान सेन के बीच स्थित है। व्याख्या के तारिन बेसिन कुनलुन और आपका तियान सेन पर्वत श्रृंखला के बीच उसका उत्तर के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र पश्चिम चीन में विशेषकर सिंगजियांग उइगुर स्वायत्त प्रांत में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वरित पर्वत है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा युवा वरित पर्वत नहीं है ना। इसमें कौन सा युवा वरित पर्वत नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? तब का हो जाएगा आपका डी, आपका 1 से अधिक हो जाएगा ना। कहता है यहाँ पर ये आपका जो है आपका अरावली और अपलेशियन, अरावली और अपलेशियन जो है आपका ये प्राचीन पर्वत का एग्जाम्पल है ना। कैसा पर्वत है? तो प्राचीन पर्वत है, चूंकि ऑप्शन 1 से अधिक है तो आंसर क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। व्याख्या करता है कि वलित पर्वत पृथ्वी की परपट्टी की परतों के आपसी संपीड़न से बनते हैं। कहता है वलित पर्वत का जो निर्माण होता है ये 2 परतों का होता है, संकुचन से होता है। युवा वलित पर्वतों में हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडी शामिल हैं, जबकि पुराने पर्वतों में अरावली अब कौन होगा? तपलेशियन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है ना। कहता है निम्नलिखित में से जो है किसकी जो है न्यून हिमरेखा है। ठीक है, तो किसका न्यून हिमरेखा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, आल्प्स पर्वत ना। आल्प्स पर्वत का आपका कहा है तो ये न्यून हिमरेखा है। व्याख्या है आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ निचले तापमान और अधिक ऊंचाई के कारण ना हिम अपेक्षा क्या है यहाँ पर तो कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सेलवा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सेलवा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सेलवा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। व्याख्या, सेलवा घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विशाल घास के मैदान है ना। कहता है सेलवास कैसा घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण हो जाएगा ये, जो मुख्य रूप से ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया आदि देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में पेनरिज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों के बीच है? कहता है यूरोप में स्थित जो पेनरिज पर्वत श्रृंखला है ये किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन आपका ए होगा, स्पेन और फ्रांस के बीच है ना। पेनरिज पर्वत श्रृंखला किसके बीच है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है।
व्याख्या करता है कि बिनरिज पर्वत श्रृंखला यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जो बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यह पर्वत अरेबियन प्रायद्वीप को शेष यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है तथा स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कहता है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा, तो आल्प्स है ना, आल्प्स कहाँ पाया था, तो यूरोप में पाया जाता है। व्याख्या करता है कि आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स जो है यूरोप की क्या है, तो मध्य यूरोप की सबसे जो है लंबी बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक हो जाएगा ना, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, तो माउंट ब्लैक हो जाएगा, जो फ्रांस में स्थित है। कहता है कि पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वत की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है ना। कहता है आल्प्स पर्वत की लंबाई कितना है, तो 1200 किलोमीटर का हो जाएगा। यह यूरोप के 8 देश में फैला है ना। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप के कितने देश में फैला है, तो 8 देश में फैला है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन होगा, तो एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगा, तो आपका एंडीज होगा, ऑप्शन बी होगा। व्याख्या है कि आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर लगभग 7000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण को फैला हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला 7 देश में फैला हुआ है ना। कहता है एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका दक्षिण अमेरिका के कितने देश में फैला है, तो आपका 7 देश में फैला है। आपका कौन होगा, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, कौन का, अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे ना ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन पर्वतमाला में पाया जाता है ना। विश्व की जो जितने ऊंची चोटियां हैं ये किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, तो नवीन मुर्दार पर्वत में पाए जाते हैं। व्याख्या करता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मुर्दार पर्वतों पर स्थित है। हिमालय एक नवीन मुर्दार पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है। यहाँ माउंट एवरेस्ट, सागर मथा, चोमोलुंगमा सहित 10 सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनाइन जो यूरोप में है और अपलेशियन जो अमेरिका में है, अरावली भारत में है, ये कैसे पर्वत के उदाहरण है, पेनाइन, अपलेशियन और अरावली जो है वो किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, तो पुरानी ना पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। कैसा पर्वत श्रृंखला, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। कहता है पेनाइन, अपलेशियन और अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। ये पर्वत श्रृंखलाएं समय के साथ साथ ना क्षयित हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे आपका अपरदन हो चुका है, अब इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो गया है। इनका निर्माण लाखों करोड़ साल पहले हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, तो केटू हो जाएगा, जिसे हम लोग गांडवी आसनी कहते हैं। कहता है केटू या गांडवी आसनी, जिसे जो कहाँ पर लद्दाख में स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका में जो है पाए जाने वाले मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसे पंपास कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। कहता है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। यह मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील में फैला हुआ है। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है ना। कहता है कि जो पंपास का जो घास का मैदान है ये कृषि और पशुपालन के लिए क्या है, तब का महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, ब्राजील के पठार के घास के मैदान क्या कहते हैं, ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या बोलते हैं, इसको कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कंपोस्ट कहते हैं। ब्राजील के पठार के घास के मैदान को कंपोस्ट कहा जाता है। यह मैदान ब्राजील के मध्य और पूर्वी भागों में फैला हुआ है। कंपोस्ट को सवाना घास भी कहा था ना, कंपोस्ट को जो है कंपोस्ट के घास मैदान को सवाना घास मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब है प्लेट टेक्टोनिक एवं महाद्वीपीय विस्थापन से बनने वाले प्रश्न देखते हैं। कहता लगातार नई परतें जुड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, कहता लगातार नई परत जुड़ने वाली जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से कौन सी है, इसे बोलते हैं समुद्र तल का फैलाव कहते हैं ना। कहता है लगातार नई परत जुड़ने वाला, ठीक है, जुड़ने वाला प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे समुद्र तल क्या कहते हैं, तो फैलाव कहते हैं। समुद्र तल का फैलाव एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। समुद्र तल का जो फैलाव है एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें मध्य सागरीय कटक पर लगातार नई समुद्री परत बनती हैं और फिर पुरानी परतें कटक से दूर हट जाती हैं, जिससे समुद्र का विस्तार होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण होता है।
नेक्स्ट है अभी कहता कथन ए है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। कहता है कि कथन ए दिखाता है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर इसे पाए जाते हैं और ब्राजील के में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण कह रहा है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। इसमें से कहता है कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका कथन ए और बी आपका ना कहता है कि आपका कथन आपका कारण क्या है, दोनों सही है। कहता है ए और दोनों सही है, अब व्याख्या भी करता है। कहता है घाना तट पर सोने के समृद्ध परिसर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं होती हैं। यह किसी समय अटलांटिक महातट पर संयुक्त थे, अतः ए आवार दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भूपटल के टुकड़े मेंट गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। कहता है भूपटल के जो टुकड़े जो है वो मेंटल पर ना निरंतर जो है धीमी गति से प्रवाहित होते हैं ना। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इस सिद्धांत क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं ना। क्या कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है ना। कहता है वह कौन सा सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आपका सी होगा प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा ना। कौन होगा, तो प्लेट विवर्तनिकी हो जाएगा। व्याख्या है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की सर्वाधिक व्यापक एवं संरचना आपका जो है स्वीकृत व्याख्या करता है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल जिसे हम बोलते हैं भूपर्पटीय और मेंटल, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं, विभिन्न कठोर प्लेटों विभाजित है जो दुर्बलता मंडल यानी स्थेनोस्फीयर पर तैरती है। इन प्लेटों की गति उनके परस्पर टकराव, अलगाव और घर्षण से ही भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। महाद्वीपीय बहाव और समुद्र तल का फैलाव इसी बृहद सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग है, अतः आंसर क्या होगा, सी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किनके बीच पाया जाता है। कोकोस प्लेट किनके बीच पाया जाता है, तो कोकोस प्लेट है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। कोको प्लेट किसके बीच पाया जाता है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। कहता है कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित एक क्या है, छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। यह एक महासागरीय प्लेट है ना। कहता है कोकोस क्या है, तो महासागरीय प्लेट है। कहता है कोकोस प्लेट पर दुनिया भर में मशहूर है ना कोको द्वीप है। कहता है कोको प्लेट पर जो है दुनिया भर में मशहूर क्या है, यहाँ पर कोको द्वीप है। नेक्स्ट महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। कहता है महाद्वीप का जो अलगाव हुआ है कैसे हुआ है, तब का ऑप्शन बी होगा, विवर्तनिक क्रिया से हुआ है ना। महाद्वीप पे जो विस्थापन हुआ, जो अलगाव जो हुआ है कैसे हुआ है, तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा हुआ है। व्याख्या है कि महाद्वीप का पृथ्वीकरण मुख्य रूप से विवर्तनिक क्रिया कारण हुआ है। महाद्वीपों का जो पृथ्वीकरण हुआ है, प्रवाह जो हुआ है, उसका कारण क्या है, विवर्तनिक क्रिया है। पृथ्वी का स्थल मंडल इसे लिथोस्फीयर कहते हैं, विभिन्न कठोर प्लेटों में विभाजित है। मेंटल में सम्मोहन धराव के कारण, कहता है मेंटल में सम्मोहन धराव के कारण ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं इसे अपसारी गति कहते हैं ना। कहता है जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे क्या होते हैं, तो दूर जाते हैं ना, अलग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं। तो उनके बीच दरारें विकसित होती हैं जिससे महाद्वीप टूटकर अलग हो जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया और चट्टानों का वलन भ्रंशन इसी विवर्तनिक प्रक्रिया के परिणाम आता है। नेक्स्ट है वलन क्रिया का किसका परिणाम है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बलों का परिणाम है। यह क्रिया पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेटों की टकराव के परिणाम स्वरूप होती है, जिससे चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। इस टकराव के कारण पर्वत और पहाड़ बनते हैं ना। कहता है कि आपका जो है वलन क्रिया से क्या बनते हैं, तो पर्वत और पहाड़ बनते हैं। नेक्स्ट कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है, तो कौन का हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। आपका होगा गहरे समुद्र की खाइयाँ ना। गहरे समुद्र की खाइयाँ किससे बनती हैं, तो अभिसारी प्लेट से बनती हैं। कहता है अभिसारी सीमाओं द्वारा निर्मित भू आकृति ज्वालामुखी और पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अभिसारी प्लेट सीमाएं तब बनती हैं जब दो प्लेट क्या होती है, अलग होती है। कहता है जब दो प्लेट अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बल कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहते हैं। लेकिन जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं। मुख्य विशेषता कहता है अभिवेदी बेंज ज्वालामुखी चाप पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र की ओर गहरी समुद्री खाइयां बनाती हैं।
नेक्स्ट है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग था। कहता है वेगनर महोदय मानते हैं कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप का क्या नाम दिया था? उसका नाम क्या था? तो पेंजिया था ना। क्या नाम रखा गया था? पेंजिया नाम रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाया? कहता है कि प्रारंभ में जो है एक अविभाज्य है विशाल स्थलखंड था, इसे क्या कहा था? उसे पेंजिया कहा था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्याख्या वेगनर कहता है अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में दिए थे, कब दिए थे? 1912 में दिए थे। में यह प्रस्तावित किया कि अतीत में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। इन्होंने इस बृहद महाद्वीप को पेंजिया कहा ना। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। उनके अनुसार इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे उन्होंने पेंथलासा कहा। कहता है महाद्वीप का नाम पेंजिया दिया, अब महासागर का नाम क्या रखा? पेंथलासा रखा। बाद में पेंजिया टूटकर अलग अलग महाद्वीप में विभाजित हो गया और अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। अब भूकंप और ज्वालामुखी से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो कहता है भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है ना? भूकंप जो है किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप जो है आपका रिक्टर पैमाने पर ना। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाना हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं ना। क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं रिक्टर स्केल बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है उसे क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। यह पैमाना अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर और ना बेनो गुटनबर्ग ने साल 1935 में तैयार किया था ना। कहता है रिक्टर जो आपका रिक्टर स्केल है इसका पता कौन लगाया था? तब का हो जाएगा अमेरिकी भूवैज्ञानिक या भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर और बेनो गुटनबर्ग ने साल 1935 में लगाया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए रिक्टर स्केल का ना है स्थान पर आघूर्ण परिमाण का प्रयोग किया जाने लगा। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है ना। भारत का जो है भूकंप प्रभावित सबसे संवेदनशील एरिया कौन होगा? तो भारत का उत्तर पूर्वी आपका हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट, भूकंप के आने के समय एवं उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है? भूकंप के आने के समय जो है उससे उत्पन्न तरंग और तीव्रता की लिपिबद्ध किससे किया जाता है? तब का सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। व्याख्या है आपका सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जमीन की हलचल या भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। सिस्मोलॉजी ग्राफ का उपयोग भूकंप के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य भूकंपीय घटना के लिए भी किया जाता है ना। कहता सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका भूकंप और ज्वालामुखी के साथ अन्य भूकंपीय घटना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं ना। कहता किस देश में प्राय सबसे ज़्यादा भूकंप आता है? तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ था? जापान में आता है ना। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ था? जापान में आता है। कहता दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। जापान प्रशांत महासागर के अग्नि वलय में स्थित है। जापान कहाँ? जापान जो है आपका प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय में स्थित है जहाँ के टेक्टोनिक प्लेट टकराती है। जनवरी 2024 को जापान सागर के दक्षिण भाग में नोटो प्रायद्वीप में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? कहता वह कौन सा महाद्वीप है जहां भूकंप का अभाव पाता है? तो अंटार्कटिका हो जाएगा ना। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप में से एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी आपका भूकंप आपका नहीं है। कहता अंटार्कटिका महाद्वीप में भूकंपीय गतिविधि अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि यह भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाएं अधिक सक्रिय नहीं है जिसके कारण भूकंप का जोखिम यहाँ पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप जो है वो ज़्यादा गंभीर और विध्वंसकारी होता है? सबसे खतरनाक भूकंप कौन होता है? तो भ्रंशमूलक भूकंप ना। कहता है सबसे जो है जान माल की हानि करने वाला भूकंप कौन होता है? तो भ्रंशमूलक भूकंप हो जाएगा।
व्याख्या है भ्रंशमूलक भूकंप गंभीर एवं विध्वंसकारी होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सतह पर गहरी विदारिकाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे बड़े पैमाने पर कंपन होता है, साव संरचनात्मक क्षति होती है। 2011 का जापान का तोहोकू और 2004 का हिंद महासागर का भूकंप भ्रंशमूलक भूकंप का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है? तो भ्रंशमूलक भूकंप का उदाहरण है। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन बी है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप भविष्यवाणी का तरीका का एक तरीका है। तो ऑप्शन इसमें बी और सी सही है, आपका ए क्या है? गलत है ना। तो आपका कहा डी हो जाएगा। ठीक है, पी जो तरंग जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, न कि अनुप्रस्थ होता है। व्याख्या करता है कि भूकंप के संबंध में कथन बी सत्य है क्योंकि धरातल पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, जहां झटके सर्वप्रथम मौजूद है। तो पूछेगा झटका सबसे पहले कहाँ अनुभव होता है? तो अधिकेंद्र पर होता है। कथन सी भी सत्य है क्योंकि जानवरों के असमान व्यवहार का अवलोकन स्थानीय समुदाय द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी के पारंपरिक तरीकों में शामिल रहा है। पी तरंग या रुदैर्घ्य तरंग होते हैं, और जबकि आपका एस क्या था? अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसे मार्च 1999 में प्रचंड रूप से एक भूकंप द्वारा आघात लगा था? कहता है कि मार्च 1999 ईस्वी में प्रचंड रूप से भूकंप के द्वारा किस पर्वत को जो है आघात लगा था? तो इसका आंसर क्या हो? इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ना। आंसर क्या आपका सी हो जाएगा? गढ़वाल पर्वत ना, गढ़वाल पर्वत है। ठीक है, इसको आपका मार्च 1999 में जो है आपका भूकंप का गहरा आपका आघात लगा हुआ था। नेक्स्ट, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। कहता है कि भूकंप का जहां उत्पत्ति होता है उस बिंदु क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं हम लोग भूकंप केंद्र, आप बोलते हैं फोकस बोलते हैं। कहता है भूकंप उत्पत्ति बिंदु भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। यह वह स्थान होता है जहां से भूकंप की तरंगें फैलती है। इसे फोकस यानी अवकेंद्र यानी हाइपो सेंटर भी कहा जाता है ना। कहता है उद्गम केंद्र क्या कहते हैं? इसको फोकस बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप के संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंगे कहता है सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन होता है। सिस्मोग्राफ में भूकंप के तरंग का अध्ययन होता है, जबकि सिस्मोलॉजी में भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहता है कि सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंग का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में भूकंप के तरंग का अध्ययन किया जाता है, जबकि सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह है। कहता है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो 2001 हो जाएगा ना। कहता है गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। इसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारी तबाही मचाया और अनेक लोगों का जो है वो जान ले ली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृत ज्वालामुखी कौन है? अब ज्वालामुखी से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो आपका मृत ज्वालामुखी हो जाएगा? तो माउंट पोपा ना। माउंट पोपा क्या है? तो माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। तो कहता है म्यांमार स्थित माउंट पोपा ना। कहता है माउंट पोपा कहाँ है? तो यह म्यांमार में स्थित है, जो क्या है कि मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी वे होते हैं जिनके भविष्य में पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं होती, अर्थात जिनके क्रेटर में पानी भर जाता है ना। जिनके क्रेटर में पानी भर जाता है तो वैसे ज्वालामुखी को जो है वो मृत घोषित कर दिया जाता है, वहाँ झील बन जाता है। इसके विपरीत माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है को प्रसूत ज्वालामुखी बोला गया ना। माउंट फ्यूजियामा जो है जापान का प्रसूत ज्वालामुखी है, जबकि माउंट पोपा जो है आपका म्यांमार का क्या है? तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कहता माउंट एटना व स्ट्राबोली दोनों इटली में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में किस पर्वत श्रृंखला में पेम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया गया? कहता है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पेम्पोई शहर को ना राख में दफन कर दिया था? उसका नाम था माउंट वेसुवियस ना। कहता माउंट वेसुवियस जो है आपका 79 ईस्वी में जो है आपका ना पोम्पोई शहर को राख में तब्दील कर दिया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा ज्वालामुखी है जो आपका रिंग ऑफ फायर में शामिल है? तो फ्यूजियामा हो जाएगा ना। कहता फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के आपका ज्वालावृत्त में आता है। कहता फ्यूजियामा ज्वालामुखी जिसे माउंट फ्यूजी, कहता है कि आपका फ्यूजियामा को माउंट फ्यूजी के नाम से भी जाना जाता है, प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जो भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखियों के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ रहती थी? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? तो मैक्सिको में हो जाएगा ना। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में पाया था? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये आपका हो जाएगा मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको के जेलिस्को और कोलिमा राज्य की सीमा पर स्थित है। मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको क्या है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का सक्रिय जो है ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तब का हो जाएगा ना बैरन द्वीप ना। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन होगा? तो बैरन द्वीप होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन होगा? तो बैरन द्वीप हो जाएगा, जो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 ईस्ट ना, 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 19 ईस्ट जो कटक है ये कहाँ स्थित है? 19 ईस्ट कटक जो है हिंद महासागर में, कहाँ है? हिंद महासागर है। 19 ईस्ट कटक हिंद महासागर के तल पर स्थित एक लंबी रेखीय ज्वालामुखी श्रृंखला है जो 90 डिग्री पूर्व देशांतर के करीब स्थित है। यह रिज लगभग 5000 किलोमीटर क्या है? लंबी है। नेक्स्ट, टफ का संबंध किससे है? कहता टफ का संबंध है ना किससे है? तो टफ का संबंध किससे होगा? तो ज्वालामुखी राख से हो जाएगा ना। टफ का संबंध किससे? तो टफ का संबंध है ये ज्वालामुखी राख से है। कहता टफ ज्वालामुखी राख से संबंधित होता है। टफ जो है ज्वालामुखी जो है राख से संबंधित होता है। जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं तो राख और अन्य छोटे कण बाहर निकलते हैं। ये कण जमकर टफ का नियम में जमा हो जाते हैं और एक प्रकार की आग्नेय चिरा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अफ्रीका के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति हुआ है? कहता अफ्रीका का वह कौन सा देश है जहां ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? ठीक है, उस देश का नाम क्या हुआ? तो कांगो हो जाएगा ना। कांगो जो है अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है आपका भारी जान माल की हानि हुआ है। व्याख्या करता है कि कांगो गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी माउंट न्याटागोगो 17 जनवरी 2002 को फटा था, जिससे आसमान में धुएं और राख का एक बड़ा बादल निकला है और ज्वालामुखी के 3 तरह के से फैलाव निकला था। लावा की एक नदी गोमा के केंद्र से होकर कीबू झील में बह गई थी। इस ज्वालामुखी के विस्फोटन से सर्वाधिक क्षति कांगो देश का कारण है। नेक्स्ट, इक्वाडोर का चेम्बो-रेजी ज्वालामुखी में से किस श्रेणी का है? कहता है इक्वाडोर का जो चेम्बो-रेजी ज्वालामुखी है, ठीक है, ये कैसा ज्वालामुखी हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शांत ज्वालामुखी है ना। कहता है इक्वाडोर का जो चेम्बो-रेजी जो ज्वालामुखी है कैसा ज्वालामुखी है? तो आपका हो जाएगा ये शांत ज्वालामुखी है। व्याख्या, चिम्बोरेजी ज्वालामुखी इक्वाडोर शांत श्रेणी का ज्वालामुखी है, अर्थात यह ज्वालामुखी काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ और नहीं होगा होने की उम्मीद है, इसी कारण से शांत ज्वालामुखी माना गया है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर से अब क्या समझते हैं ना? रिंग ऑफ फायर से अब क्या समझते हैं? तो कहता है कि आपका ऑप्शन ए का प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाने वाले, ठीक है, जो आपका तटीय पेटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कहता है प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाने वाला जो ज्वालामुखी की जो ना आपका जो है एक श्रृंखला उसे क्या बोलो? कहता है प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की ये ना एकाएक श्रृंखला हो जाएगा, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में है? कहता है रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया था? तो प्रशांत महासागर में पाया था ना, प्रशांत महासागर पाया जाता है। नेक्स्ट है, आग का वलय कहाँ है ना? कहता है आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ हो जाएगा? तो आग का फाले कहाँ फाल कहता आग का जो है कि वलय कहाँ जगह तब का कहाँ तक हो जाएगा? तो आपका रिंग ऑफ फायर आपका हो जाएगा। आग का वलय कहाँ होगा? तो प्रशांत महासागर में, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है ना। कहता है अग्निवृत्त को जो इस संदर्भ में भी जाना जाता है मोना लोआ किसका उदाहरण? मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ किसका उदाहरण? तो मोना लोआ जो है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, अग्निवृत्त
को इस संदर्भ जाना था। अग्निवृत्त को ना क्या कहते हैं, अग्निवृत्त क्या कहते हैं, इसे प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों की नवील वलयाकार पर्वत श्रृंखला को गहना का कहते हैं, तो इसको अग्निवलय कहते हैं। तो ये सब बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्नों की लगातार श्रृंखला को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।